नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। एसएससी पीवाईक्यू जीके जीएस सीरीज 2025 में आप सभी का स्वागत है। और आप जान रहे हैं कि भारतीय संविधान के हमने 9 पार्ट का एनालिसिस किया और उसके साथ में संलग्न कॉन्सेप्ट को भी सीखा। आज पार्ट नंबर 10 है और पार्ट नंबर 10 में हम डीपीएसपी से संलग्न जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनका एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले डीपीएसपी के बारे में समझ लेते हैं कि क्या है, उसके फैक्चुअल चीजें, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन पे आएंगे तो क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले डीपीएसपी के जो कॉन्सेप्ट हैं, कहाँ से ओरिजिन हुआ है, कहाँ से आया है, उसमें क्या क्या वर्णन किया गया है, कहाँ से कहाँ तक है, वगैरह वगैरह जितनी भी चीजें हैं सबको सीखेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि डीपीएसपी शार्ट में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इसी के बारे में हमको आज स्टडी करना है और इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले ये किसमें वर्णित है, तो आप कहेंगे भाग 4 में। भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। कहां से कहां तक है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 36 टू 51 तक, 36 से लेकर 51 तक है। कहां से लिया गया है, इसका स्रोत कहां से है? स्रोत तो ये है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, ध्यान में रखें कि जब आपको हेडिंग दिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो यानी कि वो राज्य के को ये उसका दायित्व बनता है कि लोगों में आर्थिक, सामाजिक, लोकतांत्रिक, लोक कल्याणकारी यानी लोगों के बीच आदर्श स्वतंत्रता, समानता को स्थापित करने का काम किसको दिया गया है? राज्य को दिया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या होगा? आप सबसे पहले कहेंगे आर्थिक, सामाजिक, लोकतांत्रिक स्थापना। आर्थिक एवं सामाजिक, लोकतंत्र की स्थापना। लोकतंत्र, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना। अब जब ये हुआ तो इसका मतलब लोगों के कल्याण के लिए भी बात होगा। कल्याणकारी राज्य का निर्माण, लोक कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य का निर्माण। उसके बाद आता है कि लोगों में, अगर लोगों का कल्याण हो रहा है तो जाहिर सी बात है उनमें जो है न्याय की भी समुचित व्यवस्था कराई जाए, न्याय में उच्च आदर्श रखा जाए। न्याय न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता और समानता। न्याय, 3 टाइप के न्याय की बात किया गया है। एक है आपका आर्थिक, दूसरा है आपका सामाजिक और तीसरा है राजनैतिक। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है।
और इसी पर बात किया जाता है आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने उसमें बेहतरीन, इसके बेहतरी के लिए स्टेटमेंट दिए हैं? तो ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन ने, ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये मूल संविधान की आत्मा है, ये जो है मूल संविधान की आत्मा है। डीपीएसपी, डीपीएसपी मूल संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा है। मूल संविधान की आत्मा किसने कहा डीपीएसपी को? तो ये कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने, तो इसको भी ध्यान में रखें। अब आइए इसके आर्टिकल पर भी नजर मारते हैं। आर्टिकल अनुच्छेद, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37 ये कहता है जो नीति निर्देशक तत्व हैं देश में शासन को मूलभूत आधार प्रदान करने के लिए न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे, यानी कि ये कर्तव्य के रूप में होंगे कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि लोगों में लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करे, उच्च आदर्श को बढ़ावा दे, स्वतंत्रता को बढ़ावा दे, समानता को बढ़ावा दे, लेकिन ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे। ध्यान में रखें कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं शासन में मूलभूत हैं। क्या है ये? शासन में मूलभूत हैं, मूलभूत, शासन में मूलभूत है, लेकिन ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन न्यायालय में, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं। अब आता है कि जो डीपीएसपी है इसमें 3 प्रकार की विचारधाराओं का वर्णन किया गया है, और इसमें है पहला समाजवादी दर्शन, दूसरा है गांधीवादी दर्शन और तीसरा है उदारवादी दर्शन। क्योंकि यह राज्य का कर्तव्य है, तो राज्य के कर्तव्य की अगर बात किया जाएगा तो समाज को लेकर चलेगा, राज्य समाज की बेहतरी के लिए काम करेगा। गांधीवादी दर्शन जिसमें ग्राम पंचायत से संबंधित बातें होगी, लोक कल्याणकारी बात होगी। उदारवादी दर्शन आपका आर्थिक, सामाजिक, लोकतंत्र की स्थापना की बात होगी। तो ये सब चीजें 1 बाय 1 करके सीखेंगे। तो 3 प्रकार के दर्शन आपको डीपीएसपी में मिलेंगे। तो 3 प्रकार के दर्शन है जो मैं उनको एक एक करके लिखता हूं। देखिए पहला है आपका समाजवादी दर्शन, समाजवादी दर्शन। ये है आपका समाजवादी दर्शन। समाजवादी दर्शन में आर्टिकल अनुच्छेद 38 अनुच्छेद 38 में कहता है जो राज्य है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था अपनाएगा, यानी कि लोक कल्याण कार्य जो भी कार्य है उसको करेगा, उनको बढ़ाने के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, एक प्रकार का सिस्टम बनाएगा जिससे लोक कल्याण हो। राज्य लोक कल्याण अभिवृद्धि, राज्य लोक कल्याण अभिवृद्धि। लोक कल्याण अभिवृद्धि करेगा। फिर आर्टिकल अनुच्छेद 39 कहता है, 39 अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य के सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका मुहैया
कराया जाएगा। तो 39 में पहला पार्ट है सभी लोगों को समान जीविका मुहैया कराना। समान जीविका मुहैया कराना। मुहैया का मतलब होता है अवसर, अवसर प्रदान करना। जो सभी के लिए समान जीविका का अवसर प्रदान करने का कार्य किसका है? राज्य का है। ये पूरी बातें जो होगी ये राज्य के परिप्रेक्ष्य में होगी, यानी कि राज्य का एक कर्तव्य है कि इस तरह से काम करे। दूसरा 39 के सेक्शन 2 में क्या कहता है? सामूहिक हितों के लिए भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण में संवितरण। इसका मतलब ये कहता है कि जो संवितरण होना चाहिए, जो भौतिक संसाधन है उस पर किसी एक ही व्यक्ति का नियंत्रण ना हो, वो सभी लोगों में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो और उसका सामूहिक हित के लिए कार्य हो। तो सामूहिक हित में भौतिक संसाधनों का वितरण, सामूहिक हित में भौतिक संसाधनों का वितरण। जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सामूहिक हित के लिए भौतिक जो संसाधन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन समान रूप से किया जाए। तीसरा कहता है कि जो धन है, धन का उत्पादन के जो साधन है उसमें हितकर संकीर्ण होना चाहिए, यानी कि जो धन कमाने के एक अवसर प्रदान करता है, यानी कि रोजगार अभिवृद्धि होती है, उसमें समान रूप से सबका डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये नहीं हो कि कोई व्यक्ति अगर सुनार है और वो दूसरा कोई बिजनेस करना चाहता है तो वह धन कमाने के लिए उसको ना कर सके, वो सुनार ही करे। ऐसा संभव नहीं होना चाहिए कि ऐसा हो कि वह किसी भी अपने मनचाहे वर्क को कर सकता हो और उसमें धन उत्पादन कर सकता हो, जो साधनों को हितकर संकेंद्रण बना सके और इसके आधार पे वह अपनी जीविका का निर्वाहन कर सके। तो धन उत्पादन और साधनों का हितकर प्रयोग। तो तीसरा है धन उत्पादन। धन उत्पादन के लिए जो साधनों का उपयोग करना है उसके बारे में इसको बताया गया है। चौथा कहता है कि भाई पुरुष और स्त्रियों में समान कार्य के लिए समान वेतन। मेल एंड फीमेल के लिए समान कार्य समान वेतन। समान कार्य और समान वेतन होना चाहिए। पांचवा कहता है कि जो कर्मकार हैं, जो वर्कर हैं, उनके स्वास्थ्य और शक्ति का जो है दुरुपयोग ना हो और बालकों में बालाश्रम का संरक्षण हो। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? बालाश्रम, और श्रमिकों को जिसे बेगारी ना करवाएं। बेगारी और बालाश्रम पर रोक हो। बेगारी और बालाश्रम पर रोक हो कि कोई जो है मजदूरी करवा के और पैसा नहीं दिया हो तो इस तरह से कार्य ना करे। 41 कहता है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में कहता है काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। काम, शिक्षा और लोक सहायता। लोक सहायता का मतलब है जैसे नियम कायदे कानून के अंतर्गत जितने भी कार्य हैं, जितने भी जो सरकार द्वारा स्कीमें निकलती हैं उसमें सहायता उसको भी उसका कंट्रीब्यूशन हो, वह भी उसको भी मिले, तो यह पाने का अधिकार है उसका। सही समय पर सही दशा में काम मिलने का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार है, और शिक्षा का अधिकार तो बालकों का सबसे अग्रणी था कि 2002 में 86वां संविधान संशोधन जब हुआ तो उसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए
जो है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कराने का कार्य राज्य का है और माता पिता का दायित्व है कि उसको समुचित शिक्षा मुहैया कराया जाए। तो आर्टिकल 41 कहता है, आर्टिकल आर्टिकल अनुच्छेद 42 कहता है कि काम की न्याय संगत मनोचित दशाएं होनी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रसूति सहायता। और ये बार बार आपसे पूछा गया है कि प्रसूति सहायता राज्य का कार्य है और राज्य का कर्तव्य है कि किसी भी औरत को प्रसूति सहायता प्रदान किया जाए। और जिसमें आप देखे होंगे कि आशा वर्कर भी आती हैं और आशा वर्कर का क्या काम होता है कि वो प्रसूति में सहायता प्रदान करती है जो भी ऐसी फैमिलीज हैं जो प्रेग्नेंट हैं। तो उनके जो है बच्चों के जन्म से लेकर जो प्रेगनेंसी से लेकर बच्चों के जन्म तक उसका देख रेख करना, उनको मेडिसिन प्रोवाइड करना, उनको अन्य सहायताएं प्रदान करना, तो ये आशा वर्कर का काम है। तो ये राज्य की तरफ से ये सुविधाएं प्रदान की गई है। तो आप कह सकते हैं काम की मनोचित दशा, काम की न्याय संगत मनोचित दशा और प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि प्रसूति सहायता जो है वह आपसे कई बार पूछा भी गया है कि कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 43 कहता है कि सभी कर्मकारों यानी कि वर्कर के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर। जी, शिष्ट जीवन स्तर का मतलब ये होता है कि जैसे जो एक आधारभूत सिद्धांत है रोटी कपड़ा और मकान, ये मुहैया कराना ये राज्य का नैतिक कर्तव्य होगा। तो उसमें वह जीवन बढ़िया से जी सके, या ऐसा ना हो कि वो भोजन उसको पर्याप्त ना मिले और कुपोषण का शिकार हो जाए, तो वह स्थिति नहीं आनी चाहिए। यानी कि पर्याप्त उसके पास भोजन हो, रहने सहने का स्थान हो। तो इस चीज के बारे में शिष्ट जीवन स्तर के बारे में कहा गया है। और कहा गया इसमें कहते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर हैं उनको भी प्रदान किया जाए, जिससे कल्चरल डेवलपमेंट की भी बात करता है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें सामाजिक सांस्कृतिक अवसर, सामाजिक सांस्कृतिक अवसर अवसर और सभी कर्मकारों यानी कि सभी कर्मकारों कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी जिसमें जीवन स्तर निर्वाह मजदूरी जिसमें जीवन स्तर बहुत बढ़िया से चल सके। अनुच्छेद 47 अनुच्छेद 47 कहता है पोषण स्तर जीवन स्तर को ऊंचा करना। पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना। जो पोषण स्तर है उसको ऊंचा करना है, जीवन स्तर है उसको ऊंचा करना है। पहले सबसे पहले क्या करता है आदमी, जो है रोटी कपड़ा और मकान खोजता है, उसके बाद अन्य जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उसको खोजता है। तो यहाँ पर जो प्राथमिक डेवलपमेंट का बात किया जाएगा, जो बेस है वो पोषण स्तर है। पहले भोजन की तलाश करेगा वो, फिर जीवन के स्तर को धीरे धीरे सुधारेगा। फिर आता है कि ये हमारे क्या हो गए, ये समाजवादी दर्शन। उसके बाद आएगा गांधीवादी दर्शन। गांधीवादी दर्शन गांधी जी के भाई विचारधारा पे देश आगे बढ़ा, तो आता है आपका गांधीवादी दर्शन। गांधीवादी दर्शन
गांधीवादी दर्शन में कहता है कि आर्टिकल 40, सबसे पहले गांधी जी क्या कहते थे कि भाई ग्राम से ही हमारा देश चला है। तो अनुच्छेद 40 में कहता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन यानी कि प्रत्येक ग्राम के लिए एक ग्राम पंचायत होगी, जो भी वहां के जो छोटे मोटे विवाद होंगे वो ग्राम पंचायत, ग्राम की न्याय पंचायत में उसको सुलझाया जाएगा और उनके लिए जो मनुचित दशाएं होगी वह उपलब्ध कराई जाएगी और ग्राम पंचायत उसका ऑर्गेनाइजेशन करेगा। तो ये ग्राम पंचायत के बारे में इसमें बताया गया। अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 में कहता है कि जो ग्रामीण हैं, जो कुटीर उद्योग चलाना चाहते हैं, क्योंकि आप देखिए 43 में सामाजिक सांस्कृतिक अवसर और कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, तो क्या ये व्यक्ति कहाँ बसेंगे? ग्राम में ही बसेंगे, क्योंकि गांधीवादी विचारधारा जो चली वो गांव से चली। तो यहां पर इन्हीं का ही 43 में कहता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग है वह व्यक्तिगत जो सहकारी स्तर का प्रोत्साहन मिले, यानी सरकार से भी उसको प्रोत्साहन मिले। तो कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। और अनुच्छेद 43 खा में क्या कहता है? एक का है, इसको मानिए का, और एक खा है। 43 खा में क्या कहता है? जो सहकारी समितियां होती हैं वह स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण व व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। इसका काम क्या होगा? जो सहकारी समितियां हैं वह इन सभी को बढ़ावा देगी। किस किस को बढ़ावा देगी? स्वैच्छिक संगठन को बढ़ावा देगी, स्वायत्त संचालन को बढ़ावा देगी, लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देगी, व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देगी। तो आप कहेंगे जो सहकारी समितियों का गठन किया जाए, सहकारी समितियां। सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। और ये किसको डेवलपमेंट करेंगी? ये विलेज को डेवलपमेंट करेगी, वहां के जो संगठन है उनको, और लोकतांत्रिक नियंत्रण को, जो व्यवसायिक प्रबंधन है उसको डेवलपमेंट करेंगे। अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46 में कहता है कि जो गांव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, जैसे एससी एंड एसटी है, जो एससी और एसटी हैं उनके समाज के कमजोर वर्गों को शैक्षिक, सबसे पहले क्या करेंगे? एजुकेशन उनको देंगे, उनके आर्थिक हितों की रक्षा करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे, उनका सामाजिक न्याय करेंगे ताकि उनका शोषण ना हो सके। यानी कि एससी और एसटी के शैक्षणिक और आर्थिक विकास में भागीदारी, डेवलपमेंट करेंगे, शैक्षणिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास। अब उसके बाद आता है अनुच्छेद, अनुच्छेद 47, आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 में कहता है स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक जो दवाएं हैं, मादक पेय पदार्थ हैं, ड्रग्स हैं, औषधि हैं, जो जैसे गांजा है, अफीम है, भांग है, दारू है, इन सभी पर जो है राज्य प्रतिबंध लगाएगा कि वह गांव में या कहीं भी ऐसे समाज में जहां कुरीतियां फैला रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगाएगा कि इसको ना फैलाया जाए। तो मादक जो पदार्थ हैं उस पर प्रतिबंध, मादक पदार्थों पर प्रतिबंध, मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाएगा।
उसके बाद एक आर्टिकल और आता है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में कहता है कि गाय, जो काऊ है, बछड़ा तथा दुधारू जो जानवर है, उनकी बलि पर रोक लगाया जाए। और ये आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इस पर एकदम पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया कि गाय, बछड़ा और दुधारू जानवर है उनकी बलि पर रोक लगा दिया। उनके लिए जगह जगह पर गौशाला का निर्माण किया गया। तो उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए और इनको प्रोत्साहित किया गया। तो आप कह सकते हैं सीधे कि पशु बलि पर रोक, दुधारू पशु बलि पर, दुधारू पशु बलि पर रोक। जो दुधारू पशु हैं उनकी बलि नहीं दी जाएगी, उन पर रोक लगाया गया। ये इसका किसका काम रहेगा? ये राज्य का काम रहेगा। फिर उसके बाद आता है आपका उदारवादी दर्शन। उदारवादी दर्शन में आपका उदारवादी उदारवादी दर्शन, उदारवादी दर्शन जो है ये समाज में उदारीकरण की बात करेगा। जितने भी आर्टिकल हैं समाज में उदारीकरण की बात करेंगे। उदारीकरण में क्या है? सबसे पहला आर्टिकल अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 ये कहता है कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू होगी। समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए यूसीसी लागू होगी। एक समान सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब आता है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? सभी बालकों को 6 वर्ष की पूरी आयु करने तक बाल्यावस्था देख रेख में शिक्षा का उपबंध, यानी कि 6 साल आप अभी जाएंगे अगर एडमिशन कराने, तो अगर एक क्लास में आपके बच्चे का एडमिशन कराना है तो उसकी एज कम से कम 6 साल होनी चाहिए। तो बालकों की 6 साल आयु तक शिक्षा का उपबंध, बालकों की 6 साल आयु पर शिक्षा का प्रबंध। छह साल की आयु पर शिक्षा का प्रबंध कराना। अनुच्छेद 48 कहता है, अनुच्छेद 48 ये कहता है कृषि और पशुपालन से संबंधित है। कृषि और पशुपालन, जो अभी लेटेस्ट में आधुनिक उपकरण आए हैं, जो आधुनिक खादें, बीज, दवाएं हैं, उनको गांव तक मुहैया कराया जाए, समाज तक मुहैया कराया जाए, वहां कृषि को डेवलपमेंट किया जाए। जो कि आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ कृषि पर सबसे ज्यादा जोर रहता है। और पशुपालन गांव का एक मुख्य पेशा के रूप में है, जहां पर वो पशुपालन करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं और अपनी जीविका को चलाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्तंभ है ये पशुपालन और कृषि। तो इसके डेवलपमेंट के लिए जो आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियां हैं उनको लागू करना जरूरी होता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखें। 48 की 48 किससे संबंधित है? कृषि और पशुपालन में जो आधुनिक उपकरण है, आधुनिक उपकरण का मतलब जितने भी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं कि जिसके आधार पर कृषि काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो सकता है, पशुपालन ज्यादा बढ़ सकता है, लोग और डेवलप कर सकते हैं, उसका प्रयोग, वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 48 ए, अनुच्छेद 48 ए कहता है पर्यावरण संरक्षण संबंधन
और वन्य जीवों की रक्षा। ध्यान में रखें कि ये वन्य जीवों की रक्षा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? पर्यावरण, पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। 48A में है वन्य जीवों का संरक्षण। कई बार आपसे पूछा गया है वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा माइंड में रखें। फिर आता है आर्टिकल 49, अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में कहता है राष्ट्रीय महत्व घोषित जो भी हमारे ऐतिहासिक धरोहर हैं, जैसे ताजमहल है, हड़प्पा की जो स्मारक है, वो एलोरा की गुफाएं हैं, जितने भी ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक हैं उनका संरक्षण, यानी राष्ट्रीय महत्व वाले जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं, राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्थल स्थलों का संरक्षण, स्थलों का संरक्षण। अब आता है अनुच्छेद 50, आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में कहता है कि भाई ये सब चीजें तो हमने कर लिया, अब आता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक करना, यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों का अलग अलग से टर्म हो। अगर जैसे आप 3 पार्ट हैं सरकार के, एक है विधायिका, दूसरा है आपकी कार्यपालिका, तीसरा है आपकी न्यायपालिका। विधायिका क्या है? जो विधि बनाती है, जिसमें नियम कायदे कानून लॉ बनता है। तो आप सीधे कह सकते हैं कि संसद। संसद का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। संसद की बात करेंगे, वहां पर लोग नियम बनाते हैं, तो वो क्या है? विधायिका है। वो विधान बनाने की जो एक संस्था है, वहां से नियम कायदे कानून बनते हैं। उनका फिर पालना कराने के लिए भी कुछ कर्मचारी चाहिए, उनका अनुकरण कराने के लिए भी कर्मचारी चाहिए। तो वो कर्मचारी जो इसका अनुकरण कराते हैं, उसके नियम को फॉलो करते हैं, जो जनता में उसके नियम को अनुसरण करवाते हैं, उनको बोलते हैं कार्यपालिका। एग्जीक्यूट कराने वाले मेंबर होते हैं वो। कार्यपालिका में जितने भी नौकर पेशा वाले लोग हैं, IAS, PCS, IFS, सफाई कर्मचारी से लेकर जो है डायरेक्टर जनरल तक जितने भी लोग हैं, ये सब उसी नियम को एग्जीक्यूट करवाते हैं, फॉलो करवाते हैं। अगर सरकार इस नियम को और इनहेंस करती है और जनता के ऊपर बहुत ज्यादा थोपती है, तो इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक और जो है पार्ट है, जिसको बोलते हैं आपकी न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करती है? सरकार पर मनमाने जो टर्म हैं उस पर रोक लगाती है कि भाई अपना मनमाना आप नहीं कर सकते हैं, जो जनता के हित में है वही कार्य होगा। आप ऐसा नहीं कि रूल कुछ भी बना दीजिए और जनता परेशान रहे, तो उस तरह से रूल नहीं बनेगा। तो उस पर रोक लगाने के लिए न्यायपालिका है, और न्यायपालिका सर्वोपरि है। तो इस चीज को बताया गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक करना। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण। उसके बाद आता है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, समृद्धि करेंगे। जो इंटरनेशनल जो है अंतरराष्ट्रीय शांति है, सुरक्षा है, उसकी वृद्धि, और राष्ट्र के बीच जो न्यायपूर्ण, सम्मानपूर्ण संबंध है, एक दूसरे के जो रिलेशन है, उनको बरकरार रखेंगे, बेहतरी के लिए काम करेंगे, और एक दूसरे के प्रति आदर भी रखेंगे। उनके द्वारा जो विवाद है उनको मध्यस्थता में रख के उसको निपटारे को प्रोत्साहन देंगे। तो हम एक
लाइन में ये भी कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय जो शांति है, सुरक्षा, उसकी अभिवृद्धि। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ये है आर्टिकल 51 में। यहां तक आर्टिकल 51 एक कवर हो जाता है पूरा आपका। अब इसमें मेन मेन चीज और आते हैं डीपीएसपी में, जैसे कब कब संशोधन हुए, क्या क्या चीजें इसमें बनी है, तो इन टर्म को भी समझते हैं। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब कौन कौन सा संशोधन हुआ है पहले उसको देख लेते हैं। नए नीति निर्देशक तत्वों में क्या क्या चीजें आई थी। नए निदेशक तत्व, ये परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसको आप ध्यान में रखें। तो पहला जो आया 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976। इसके द्वारा जो अधिनियम जोड़े गए वो कुछ इस प्रकार थे। पहला वाला था 39A। पहला 39 आर्टिकल अनुच्छेद 39A, मैं 39A लिख रहा हूं पहला वाला। जो इसमें क्या किया गया, समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता। दूसरा क्या जुड़ा, दूसरा 39F जुड़ा। 39F जुड़ा तो इसमें बच्चों के स्वास्थ्य के विकास के लिए अवसर को सुरक्षित करना, यानी कि बच्चों की जो हेल्थ है उसके डेवलपमेंट के लिए बात की गई। इसमें बच्चों के विकास के बारे में, बच्चों के विकास, बच्चों के विकास से संबंधित था। इसमें अवसर को सुनिश्चित करना था कि भाई उसका डेवलपमेंट हो सके। उसी के तहत राज्य ने आशा वर्कर को लगाया और नए नए जो भी स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर जच्चे बच्चे के लिए जो है काफी ज्यादा अवसर प्रदान किए कि अगर कोई भी प्रेग्नेंट हो बच्चे और लेडीज को बच्चा होने वाला हो तो उसके जो जच्चे और बच्चे दोनों की सहायता के लिए आशा वर्कर हो तथा वहां पर मेडिकल स्टाफ उपलब्ध हो। तो इस सब चीजों के बारे में इसमें बताया गया। तीसरा है 43A में। 43A में कहता है उद्योगों के प्रबंधन एवं कर्मचारियों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। उद्योगों में जो प्रबंधन है उसमें ऐसे ऐसे कर्मचारी रखे जाएं कि जो वहां लोकल ग्राउंड वर्कर हों। ऐसा नहीं कि बहुत फॉरेन से आप सभी को आप प्रबंधन के लिए ले आए और वहां के लोकल मजदूर वहां जो थे और उनको निकाल दिया जाए, उनको रोजगार मुहैया ना कराया जाए। तो उद्योगों में प्रबंधन में, उद्योगों में प्रबंधन, प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, की भागीदारी, कर्मकारों की
भागीदारी होनी चाहिए। फिर आता है 48, चौथा है 48A। 48A सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि अभी जस्ट आपने पढ़ा, पर्यावरण जो संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, वन एवं वन्य जीव, वन्य जीव संरक्षण। पर्यावरण का संरक्षण करें, वन्य तथा वन्य जीवों का भी संरक्षण करना आपका नैतिक दायित्व है। ये है आपका आर्टिकल 42 में। अब आर्टिकल 42 के बाद आता है कि 44वां संविधान संशोधन होता है। 44 में संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1978 में होता है। पहला 42वां संविधान संशोधन था, 4 पार्ट जुड़े, 39A, 49F, 39F, 43A और 48A, ये जुड़े थे। अब 44वां संविधान संशोधन में 38B, 38B जुड़ता है इसमें। चलिए 38B जुड़ा इसमें। 38B में कहता है कि राज्य लोगों की आय, राज्य लोगों की आय लोगों की आय, प्रतिष्ठान एवं सुविधाओं और अवसरों की समानता को लागू करे, यानी कि उनकी असमानता को समाप्त करे। एवं सुविधाओं की असमानता को समाप्त करे। लोगों की जो आय है, इनकम है, कि कोई भाई बहुत धनवान है तो धनवान ही है, ऐसा ना हो। जो बहुत गरीब है वो बहुत गरीब है, ऐसा ना हो। जो सुविधाएं अमीरों को मिल रही हैं, जो सरकार द्वारा आई है, वह केवल अमीर को ही नहीं मिल रही है, गरीब को भी मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार के जो नियम है वह उसको लागू कराने का वो बताया गया 38B में, और ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। फिर नेक्स्ट वाला संविधान संशोधन होता है आपका 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन कब होता है? 2002 में। 2002 में क्या बात की जाती है? ये अनुच्छेद 45 की बात की गई, आर्टिकल 45, यानी कि बचपन की बात किया गया। इसमें बचपन 0 से 6 वर्ष, क्योंकि अभी जब आप स्कूल में जाएंगे बच्चे का एडमिशन कराने के लिए, तो उसमें 6 वर्ष से पहले बच्चा एक क्लास में नहीं पढ़ेगा, यानी कि उससे पहले वो LKG UKG में पढ़ सकता है, लेकिन एक क्लास में अगर वो एडमिशन हो रहा है तो उसकी एज कम से कम 6 साल होनी चाहिए। नहीं तो क्या करते थे, कम ही एज में उसका एडमिशन करा देंगे तो उसके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, तो उसका बचपन बहुत अच्छी तरह से नहीं बीतता था। तो इसमें कहा बचपन की देखभाल तथा शिक्षा की व्यवस्था, की देखभाल एवं शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था। और उसके बाद आता है एक और संविधान संशोधन जो 97वां संविधान संशोधन है। संविधान संशोधन ये होता है 2011 में, 2011 में। इसमें अनुच्छेद अनुच्छेद 43 खा जोड़ा गया, 43 खा जोड़ा गया। सहकारी समितियों की अभिवृद्धि, सहकारी जो समितियां हैं की अभिवृद्धि,
सहकारी समितियों की अभिवृद्धि। अच्छा, ये आपसे कभी कभी पूछ लिया जाएगा, जो 43 आपका ये खा है, ये सहकारी समितियों की अभिवृद्धि, ये कौन से विचारधारा पर बढ़ित है, कौन से दर्शन पर है? तो ध्यान में रखें, ये गांधीवादी दर्शन है, गांधीवादी दर्शन। गांधीवादी दर्शन कौन सी विचारधारा है इसकी? गांधीवादी दर्शन। तो ये सब चीजें थी। इतना आर्टिकल जो है भाग 4 डीपीएसपी में आर्टिकल 36 से लेकर आपका 51 तक पूरा आपने ओवरव्यू देख लिया कि इसके बारे में, डीपीएसपी के बारे में पूरी तरह से। अब आइए उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते हैं और 1 बाय 1 करके चीजों को और समझते हैं। चलिए, क्वेश्चन है आपका 271, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है निदेशक तत्वों के मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों का वर्गीकृत किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण का हिस्सा आपके नहीं है? अब आपको बताना है कि कौन सा वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है। तो समाजवादी है, गांधीवादी है, उदारवादी है, 3 प्रकार की विचारधाराएं हैं। क्या सत्तावादी है? आप कहेंगे नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें नहीं है, और यही आंसर होगा कि आपसे पूछा गया कौन सा नहीं है, तो सत्तावादी नहीं है। बात समझ में आई? अच्छा, समाजवादी में अभी जस्ट आपने पढ़ा कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो अनुच्छेद हैं वो आपका 38 है, एक तो 38 है, ये 39 है, 49 39 ये है ना, 39 ए है, 41 है, 42 है, 43 है, 43 ए है और 47 है, ए है आपके समाजवादी में। गांधीवादी विचारधारा में कौन कौन सी है? गांधीवादी विचारधारा में तो ये 40 है, ग्राम पंचायत 43 है, 43 बी है, और जो कि अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसके आधार पे ये आया था। और फिर आपका 46 है, और फिर आपका 47 और 48 आता है इसके अंतर्गत। उदारवादी में क्या आता है आपका? 44, 45, 48, 48 ए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन्य जीवों का संरक्षण तथा वन का संरक्षण इस अधिनियम के तहत, ये आर्टिकल के तहत आता है। फिर 49 है, फिर 50 है और 51 है आपका उदारवादी की बात किया गया है। चलिए, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 272, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? अनुच्छेद 44 जस्ट आपने पढ़ा है कि राज्य, क्षेत्र तथा नागरिकों को एक समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात किया गया, यूसीसी के बारे में बात किया गया है। तो भारतीय राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात किया गया है। तो दूसरा ऑप्शन पढ़ने की कोई जरूरत है ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। वन्य जीवों का संरक्षण, तो आपका इसको 48 ए में आ जाएगा, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 273, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक नीति निदेशक तत्व नहीं है? तो न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग करना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, स्मारकों का संरक्षण है, भारत में किसी भी हिस्से में निवास करना, ये नहीं है। ये आपका मूल अधिकार में इसका वर्णन है कि किसी स्थान पे जाके, भारत में कहीं पर जाकर निवास करने की स्वतंत्रता, कहीं रहने या बस जाने की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट वाला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 274, 274 में कहता है भारतीय संविधान के डैश में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए कदम उठाएगा, उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में
सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। तो ग्राम पंचायत का संगठन के बारे में बात किया गया। तो ग्राम पंचायत का जो संगठन है वो किसमें है, और बार बार आपने पढ़ लिया है, गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत, गांधीवादी दर्शन के अंतर्गत आता है आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 275, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्मारकों अथवा कलाकृतियों के ऐतिहासिक महत्व के स्थान को रक्षा करता है, रक्षित करता है? तो ये कौन सा है आपका? ए 51, 49, 48 और आपका 50। तो इसमें आर्टिकल 49 ये कहता है कि भाई जो स्मारक हैं उनमें कलाकृतियां हैं, ऐतिहासिक महत्व के जितने भी स्थान है, वो आप नैतिक जवाबदारी है कि उसका संरक्षण करें, उसको जो ऐतिहासिक महत्व की चीजें हैं उसका रक्षा करना आपका उत्तरदायित्व है। तो ये राज्य को निर्देशित किया गया है, राज्य करेगा, व्यक्ति विशेष की बात इसमें नहीं किया गया है। ये जितने भी डीपीएसपी में टर्म आएंगे ये राज्य का कर्तव्य है कि उसके स्मारकों की रक्षा करना, कलाकृतियों की रक्षा करना, ऐतिहासिक महत्व के जितने भी स्थान है उसकी रक्षा करना। तो आर्टिकल आपका 49 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है? और आपको ये तो बताने की जरूरत है नहीं कि कौन सा है ये आर्टिकल, और बार बार आप पढ़ते चले आए हैं। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B का प्रावधान है, किससे प्रावधान है? तो सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए 43B, ये आपका सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए इसका प्रावधान आर्टिकल 43B में वर्णित है। अच्छा, अगर 43B में कहें कि सहकारी समितियां ही केवल हैं तो आप कहेंगे नहीं, सहकारी समितियों का जो काम है वो क्या है? पहले ये चीज को कहें कि जो सहकारी समितियां होंगी किस पर डेवलपमेंट करेंगी? स्वैच्छिक संगठन पर डेवलपमेंट करेंगी, स्वायत्त कामकाज पर डेवलपमेंट करेंगे, लोकतांत्रिक नियंत्रण पर विशेष नजर बनाए रखेंगी, तो पेशेवर प्रबंधन का जो है व्यवस्था करेंगी। और ये किसके परिप्रेक्ष्य में करेंगी? एक गांव समाज के रूप में करेंगे, यानी कि गांव के बारे में इसमें बात किया गया है कि जो समाज में लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के हैं, जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, उनके डेवलपमेंट की भी बात करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1978-44वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मूल सूची में कितने निदेशक तत्व संशोधन किया गया था? अब देखिए इसमें कितने था, 1, 2, 3, 4। तो पहले वाले में 1900 जो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में 4 थे। 44वें संविधान संशोधन में केवल 1 था, केवल 1 था। 44वें संविधान संशोधन में कौन सा था? तो आप कहेंगे अनुच्छेद आर्टिकल 38B जोड़ा गया था, 38B जोड़ा गया था। इसमें क्या बात किया गया था? इसमें कहा गया था कि राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानताओं को कम करेगा, आय में आर्थिक असमानताओं को कम करेगा। जो आर्थिक असमानताएं हैं उनको कम करने का कार्य है किसका? राज्य का। और एक किसमें है? 38B में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 279, कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके उत्पीड़न की रोकथाम तथा उसके लिए संगठन की व्यवस्था करना भी शामिल है। यह आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल ये 42 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 42 में कहता है जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए जो काम करने की परिस्थितियां उनको उपलब्ध कराने का काम राज्य का है, उन पर उत्पीड़न रोकने का काम राज्य का है कि उन पर उत्पीड़न ना हो, उनका शोषण ना हो, उनके लिए संगठन की व्यवस्था करने का काम क्या है?
राज्य का काम है और वो संगठन में शामिल होकर कोई भी कार्य अपने कर सकती हैं। तो ये जो है राज्य इसमें बात करता है, ये इन सब चीजों का आर्टिकल 42 के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 42 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 280 अनुच्छेद ये 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कितने नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे? तो 4, पहले में 42वें में 4, उसके बाद फिर एक, फिर एक, 4 प्रकार के जोड़े गए। तो पहले वाले 42वें संविधान संशोधन में आपका जो है 4 शब्द जोड़ा गया है, 4 जो टर्म थे उसको जोड़े गए थे। कौन कौन सा जोड़ा गया था? अगर आर्टिकल पूछ ले, आर्टिकल, अगर आपसे अनुच्छेद पूछ ले तो कौन कौन सा? तो 39F, 39A, 43A, 48A। अब देखिए 39F इसमें बालक के स्वास्थ्य की बात किया गया, और 39A में जो किया गया था उसमें गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता था। 43 में था उद्योगों के प्रबंधन एवं श्रमिक की भागीदारी। अब 48A में था आपका जो पर्यावरण की रक्षा और सुधार की बात की गई थी, इसमें वन्य जीवों का संरक्षण की बात किया गया। तो 4 अमेंडमेंट इसमें जोड़े गए थे नीति निर्देशक तत्व में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 281, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 4 नए विषय जोड़े थे? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, उसमें जोड़ा गया था 39, 39A, 43A, 48A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित नहीं है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित नहीं है, ये नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। नहीं, ये नकारात्मक प्रवृत्ति के नहीं होते हैं, ये तो आपका गलत है। इनमें जो है नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध है, ये तो बात सही है, नैतिक और राजनीतिक भी प्रतिबंध है। ये अमीरों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं? नहीं, ये अमीरों के कल्याण की बढ़ावा नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 चीजों की बात किया गया है जो समाज को लेकर कार्रवाई की गई है। समाजवादी जो विचारधाराएं हैं, उदारवादी विचारधाराएं हैं, गांधीवादी विचारधाराएं हैं, तो उसमें आपका अमीरों को बढ़ावा नहीं है। डी, ये सकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, ये तो बात सही है। तो ये दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाए। इसमें नैतिक राजनीतिक प्रतिबंध है, ये सकारात्मक जो प्रकृति के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 283, इसमें कह रहा है कि सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों के लिए फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना। इस प्रकार के सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। किस निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं? तो 48 के अंतर्गत आते हैं। 48 में क्या है? 48 के अनुसार ये कहता है कि राज्य कृषि, पशुपालन, आधुनिक जो वैज्ञानिक प्रणाली है उनका संगठन करे और उनको बढ़ावा देने के लिए समाज में उसको इनहेंस करने के लिए अनेक उपक्रम चलाए, और जिससे समाज डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ सके। वो भी कौन सा डेवलपमेंट? वैज्ञानिक प्रणाली पर आधारित हो, आधुनिकीकरण की तरफ। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 48 अनुच्छेद आर्टिकल 48। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 284, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्वों की एक विशेषता है? अब ये कहता है कि राज्य के विरुद्ध होते हैं, गलत है। राज्य ही का काम है, राज्य के कर्तव्य हैं ये, तो राज्य के विरुद्ध कैसे हो गया? ये गलत है। लागू नहीं किए जा सकते, नहीं, ये जैसे कर्तव्य हैं तो ये भाई राज्य अपने ऊपर है, राज्य कर सकता नहीं कर सकता, उस पर प्रेशर नहीं किया जा सकता है उसको। ये सकारात्मक प्रवृत्ति के तो होते हैं, लेकिन इस पर ये नहीं है कि भाई निलंबन जो है, जो इस पर बहुत प्रतिबंध लगाया जाए कि भाई आप करना ही करना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है।
अगर उसकी इच्छा है तो वो करेगा, नहीं करना है तो नहीं करेगा। एक उसके राज्य के कर्तव्य है और ये सकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। अच्छा, इनको जो आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता, नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होते हैं, इनको लागू नहीं किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नकारात्मक प्रवृत्ति के नहीं होते हैं, सकारात्मक होते हैं। आपातकालन के दौरान इसको निलंबित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 285 एक्स और वाई एक रेस्तरां में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? कौन सा आर्टिकल है जिसमें समान कार्य और समान वेतन का बात की गई है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 39 इसमें इस बात का कहा गया है। अच्छा, 39 डी में कहा गया है, 39 डी में कहा गया चाहे स्त्री हो और पुरुष वो समान कार्य समान वेतन, समान कार्य और समान वेतन की बात किया गया 39। चलिए, और अगर इसकी बात करें 41 में क्या कहा गया, तो 41 में कहा गया कि कुछ दशाओं में जैसे बुढ़ापा है, बेरोजगारी है, बीमारी है, अशक्तता है, जिसमें कार्य करने की क्षमता ना हो सके, ऐसी दशा में कार्य तथा शिक्षा लोक सहायता पाने का जो अधिकार है वो राज्य प्रभावी रूप से उन लोगों को मुहैया करवाएगा जो इन सब चीजों से गुजर रहे हैं, यानी बुढ़ापा, बेरोजगारी, अशक्तता, काम करने की दशा ना होना, अशिक्षित हो जाना, लोक सहायता पाने का ये जो कार्य है वो राज्य उनको मुहैया करवाएगा कि उनको यथार्थ बेहतर जीवन प्रदान किया जा सके, बेहतर जीवन जी सके वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 286। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत ऐसा होगा? तो आप बार बार पढ़ते चले आए हैं, आर्टिकल 42 में मातृत्व अवकाश की बात की गई है, यथोचित दशाएं हैं उनको के बारे में इसमें बताया गया है आर्टिकल 42 में। और आर्टिकल 42 में जो मातृत्व अवकाश है ये तो है मानवीय जो न्याय संगत प्रवृत्तियां हैं उनके साथ, जो उनके पोषण के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको भी जो है यथोचित दशा प्रदान करने का कार्य किसका है? राज्य का है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 287। क्वेश्चन नंबर 287 में कहता है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं, समान कार्य के लिए समान वेतन ये सिद्धांत पे आधारित नहीं, इस पे गांधीवादी विचारधारा पे नहीं। समान यूनिफॉर्म सिविल कोड संरक्षण नहीं, न्यायपालिका कार्यपालिका का अलग करना ये नहीं, ग्राम पंचायत का गठन, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। और अनुच्छेद किसमें है? आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 में है, अनुच्छेद 40 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 288। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा और वह राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत व्यक्त करेगा? तो आर्टिकल इसमें 51, आर्टिकल 51 ये कहता है कि जो है राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, आपका अनुच्छेद 51 में है। अच्छा, इसमें अगर आपसे कहा जाए कि 62 में क्या वर्णन है, तो 62 में राष्ट्रपति के पद रिक्त होने को भरने हेतु निर्वाचन करने के समय जो आकस्मिक रिक्तिकाएं हैं उनको भरने हेतु निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि
का उपबंध किया गया है 62 में। तो ये क्या आप ये बताएं कि डीपीएसपी के अंतर्गत है ये? आप कहेंगे नहीं, 36 टू 51 तक डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। तो ना तो ए है और ना ही ए है, 69 भी नहीं है, 49 है। 49 में क्या कहता है? 49 कहता है कि जो स्मारक हैं, राष्ट्रीय महत्व के जो स्थान है और वहां पर वस्तुओं का संरक्षण राज्य जो है समुचित दशाएं उपबंध कराएगा और उनका संरक्षण करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें 49 में ये कह रहा है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 289, भारत के संविधान का अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित कराएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को ले आएगा। तो आपका आर्टिकल 44 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 290, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता करता है, को परिभाषित करता है? आपका आर्टिकल 44 करता है। तो जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया उसके आधार पे आपको क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं और बहुत इजी लगेगा, इसीलिए कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 291। 291 में ये कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? 44। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार देखिए आप क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है। कई एग्जाम में एसएससी सीजीएल में पूछ लिया, एमटीएस में पूछ लिया, एमटीएस में 2 बार पूछ लिया इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 292, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो जो मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है तो 39A में है। 39A में कहता है कि समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता 39A में है। 40 में आपके क्या है? तो ग्राम पंचायतों का गठन, गांधीवादी दर्शन पे आधारित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 293, 293, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? तो कृषि और पशुपालन से संबंधित है आपका आर्टिकल 48 और सब इंपॉर्टेंट 48A, वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण। ध्यान में रखें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ए भी और ए भी। तो इसमें कृषि और पशुपालन किससे संबंधित है? 48 से। और 48A किससे संबंधित है? वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 294, 294 में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? और ये निर्देश देता है आपका आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 में कहता है राज्य लोक कल्याणकारी अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, आपका सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 42 में क्या कहता है? 42 में कहता है कि जो काम की न्याय संगत मनोचित दशाएं हैं उसको उपलब्ध करवाएगा। और ध्यान में रखिएगा कि 42 में आपका प्रसूति सहायता है। प्रसूति सहायता ये 42 में है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। यहां पर यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 में। 45 में 6 साल तक के बच्चों का बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा का उपबंध ये कराना है आपका 45 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल के लिए शिक्षा का उपबंध है? तो ये एकदम अभी जस्ट आपने चीजें पढ़ा, आर्टिकल 45 में इसका वर्णन किया गया है, इसका उपबंध किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 296,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश देता है? तो आपका आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 में एक कहता है, आर्टिकल 39 में 4 बातों को कहा गया है। एक पहला था कि स्त्री और पुरुष के लिए समान रूप से आजीविका का पर्याप्त साधन का अधिकार था। दूसरा था कि जो भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बांटा जाए कि जो सामूहिक हित हो वो सर्वोच्चम साधन के रूप में उसको उपयोग कर सके, और अमीर और गरीब के रूप में ना बांटा जाए या कास्टिज्म के रूप में ना बांटा जाए इसको। तीसरा था आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन साधनों में सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो, यानी कि किसी का पक्षपात ना हो। और पांचवा कहता था कि स्त्री और पुरुष के लिए समान कार्य समान वेतन की बात किया गया। तो यह इसका डी 39D इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है, समान कार्य समान वेतन। समान कार्य समान वेतन, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। ये है आपका डी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 297 संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाने हेतु राज्य को निर्देशित करता है? तो वो कौन सा आर्टिकल है? और बार बार आप पढ़ते चले आए हैं, आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 इसके बारे में बात करता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग होना चाहिए, पृथक होना चाहिए, एक दूसरे से संलग्न ना हो। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 298 इनमें किसे भारतीय संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं किया गया है? कौन ऐसा है जिसको नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं किया गया? समान कार्य समान वेतन है, ये भी है। समान कार्य और समान वेतन, निःशुल्क विधिक सहायता, यह भी है, 39 में है, 39 में इसका है। और सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, यह भी है। और ग्राम नहीं, राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं, ये सॉरी ये नहीं है। ये कहां से आ गया? ग्राम पंचायत तो है, 40 में है ना, इसमें तो 40 में है। राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं, इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इसमें शामिल नहीं किया गया है। अच्छा, इसमें जो अन्य है, समान कार्य जो समान निःशुल्क विधिक सहायता है 39A में है, और ग्राम पंचायत आपका 40 में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका 44 में है। कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथककरण आपका 50 में है। लेकिन सूचना का अधिकार इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 299 भारत के संविधान के भाग 4 में स्पष्ट रूप से राज्य के निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? सुरक्षा देने की आशा किसके प्रति नहीं करता है? तो पहला है कि आजीविका के पर्याप्त साधन देने की सुरक्षा करता है, ये इसके बारे में बात करता है। और कौन से आर्टिकल में करता है? ये आर्टिकल 39 में कहता है। इसके तहत आजीविका के पर्याप्त साधन, धन और उपबंध जो उत्पादन है उनमें साधनों का कोई संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन मुहैया कराया जाना चाहिए। सबको राज्य में सुरक्षित तथा अनुचित व्यवसाय उपलब्ध कराना चाहिए। तो कहता है भाई धन उत्पादन के साधनों का संकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, ये भी बात सही कहता है। नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की बात नहीं, नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की बात नहीं करता है। नौकरी पेशा की बात नहीं करता है, नौकरी पेशा की बात नहीं करता है। ये केवल और केवल मातृत्व अवकाश की बात करता है, मातृत्व अवकाश की बात करता है। समान कार्य के लिए समान वेतन, सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है। ये ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर है। जबकि इसमें मातृत्व लाभ की अगर बात करें तो बिल जो आया था एक 2016 में,
2016 में संशोधन बिल आया था, संशोधन बिल आया था। उसमें 2016 में कहा कि नौकरी पेशा महिलाओं के लिए 26 सप्ताह है, 26 वीक, 26 वीक के लिए मातृत्व अवकाश की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसमें आया था 2016 में, लेकिन इसमें नौकरी पेशा की स्पेशल बात नहीं की गई। उसमें जो आपका मातृत्व अवकाश की बात नहीं किया गया, उसमें बात किया गया है आपका ये प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता है की बात किया गया ना, प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता की बात किया गया है, इसमें नौकरी पेशा की बात नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन दूसरे राष्ट्रपति थे, और इनका कार्यकाल कितना था? तो 1962 से लेकर 67 तक। प्रथम उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पूछा है, तो प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये थे प्रथम, और द्वितीय थे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आज का सेशन आप लोगों को आई होप बेहतर लगा होगा, और आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से सीखा इसको, और इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको भी आत्मसात किया। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको हल्के लगेंगे। अगर आप डायरेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो आपको उतना बेहतर तरीके से कंफर्टेबल फील नहीं होगा। इसीलिए हमने पहले कॉन्सेप्ट का ही एनालिसिस किया, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो है एनालिसिस किया, तो बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो आज का सेशन यहीं तक, नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।